अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़ुबान की लुकनत ख़त्म फरमा दे ताकि मैं जो बयान करूं वो सब लोग समझ सकें। तो सबसे पहले जैसे फरहान भाई ने कहा कि इट्स अ लेक्चर, तो मेरी गुजारिश होगी कि ये लेक्चर नहीं है, तो ये हमारी एक डिस्कशन टाइप, एक आप इसको फोकस ग्रुप डिस्कशन कह लें, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। गो कि इसको मॉडरेट मैं करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस रेज करूँगा, कुछ आपसे क्वेश्चंस लूँगा, ताकि हम इसको एक पार्टिसिपेटरी वे के अंदर इस डिस्कशन को मैक्सिमम समझ सकें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुनने के लिए आए हैं, ताकि उसमें कुछ गैप ना रहे। सो मेरी गुजारिश होगी आपसे कि अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 45 मिनट मुझे आज दे दें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा लेक्चर शुरू होने से पहले और लेक्चर ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह उसमें आप फ़र्क फील करेंगे। सो मेरी गुजारिश है कि मुझे सिर्फ 45 मिनट अपनी ज़िंदगी के इनायत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। रिगार्डिंग माई इंट्रोडक्शन, मैं बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ और मैं फ़ख्र फील करता हूँ अपनी इस पहचान में, क्योंकि मैं PhD भी हूँ, बट PhD से ज़्यादा मैं प्राइड लेता हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्स एथलीट हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है, बिकॉज मुझे बॉडी बिल्डिंग ने वो कुछ दिया है, पहचान दी है, इज्जत दी है, जो मुझे और किसी चीज़ ने नहीं दी। तो मैं इस पर प्राइड फील करता हूँ। दैट वॉज रिगार्डिंग माई इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से, क्योंकि ये सारी तख्लीक अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मैं इस आयत मुबारका को आज के लेक्चर से इस तरह, या आज की डिस्कशन से इस तरह कोरिलेट करूँगा कि हम बात करने जा रहे हैं उस जिस्म के बारे में, उस क्रिएशन के बारे में जिसको अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि मैंने इसको बेहतरीन पैदा किया। तो हदीस शरीफ भी है कि जो बेहतरीन इल्म में से जो बेहतरीन इल्म है, अल्लाह ताला कभी बेशी मफ़हूम है कि बेहतरीन उलूम में से 2 उलूम बेहतरीन उलूम है। नंबर 1 इल्मुल अदयान यानी कि दीन का इल्म, और नंबर 2 इल्मुल अबदान यानी कि जिस्मों का इल्म। तो हम आज जिस्म के इल्म के मुताल्लिक़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करें। सो मैं फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को। It's not working. Yes. So these are few of my clips. This is regarding my name and this is regarding my topic. मेरा टॉपिक है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एथलीट्स और इन एथलेटिक्स। सो एथलेटिक्स एक बड़ी टर्म है, तो जब मैं तैयार कर रहा था लेक्चर तो भट्ट साहब से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि इसको बॉडी बिल्डिंग ना रखें। मैंने पहले बॉडी बिल्डिंग रखा था, उन्होंने कहा बॉडी बिल्डिंग नहीं, आप इसको एथलेटिक्स करें, बिकॉज हमारे ऑडियंस जो हैं वो डाइवर्स फील्ड से हैं। सो ये है कार्बोहाइड्रेट्स इन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एथलीट्स। सो सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी, मैं ऑडियंस में से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमारी क्या परसेप्शंस हैं। हम कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उससे मतलब क्या है, हमारी मुराद क्या है। सो आई कम टू दी ऑडियंस, और मुझे कोई बंदा अगर इस पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं। सो फिर हम बात को आगे चलाएंगे, वरना बात ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं कार्बोहाइड्रेट करता रहूँगा, स्टार्च करता रहूँगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं को अगर समझे ना। सो एनीबडी मुझे कोई बताए कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन ज़रूरी है जिस्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे एक रोल प्ले करता है जिस्म में वेट लूज या वेट गेन करने के लिए। तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ बोलता हूँ तो कौन से खाने या कौन सी खुराक आपके ज़हन में आती है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। जैसे अभी खाना खुलना है थोड़ी देर तक, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, प्रोटीन कौन सी होगी, फैट कौन सी होगी, मुझे आप उसमें से कार्बोहाइड्रेट बता। जैसे कि कोई शेक हो गया, राइस हो गए, इसके अलावा प्रोटीन जब ज़हन में आती है की बात कर रहा। कार्बोहाइड्रेट्स आपने ठीक कहा, चावल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। एक और भाई है, वो काफ़ी मुझे पढ़े लिखे आदमी लग रहे,
जी सर, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बेसिकली हम लेते हैं जब हमारी बॉडी को हमने या लीन करना होता है या गेन करना होता है एक्सरसाइजेस में। इसकी डिफरेंट हैं चीज़ें जिसमें हम स्वीट पोटैटोज लेते हैं, ओट्स लेते हैं, अपनी रोटी को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मतलब रोटी जो है हम ऑफ सीजन में भी ले सकते हैं और मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। सर नाम बता दें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स में हम लाइक जैसे चावल, स्वीट पोटैटोज, राइस, शकरकंदी, ओट्स, ओट्स। पोटैटोज। ओट्स का कई लोगों को नहीं पता। ओट्स से मुराद है हमारी दलिया, ओ सॉरी जौ। जौ मतलब अमूमन दलिए की सूरत में हम लेते हैं। तो वो गंदम, चावल, ब्रेड जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, वैसे पाबंदी नहीं है, ज़रूरत हो तो दोपहर को भी खा सकते हैं। और हम यही डिस्कस करेंगे आज कि ब्रेड क्या हम दोपहर को खा सकते हैं या रात को खा सकते हैं, उसकी ज़रूरत कब है, कितनी है, यही डिस्कस करना है हमने। सो मेरा ख्याल है कि कार्बोहाइड्रेट की हमने एक रफ सी अपने समझने के लिए डेफिनेशन ऑडियंस से करवा ली कि कार्बोहाइड्रेट का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुराद है आलू, शकरकंदी, चावल, डबल रोटी, हम डबल रोटी कहते हैं घरों में, वैसे ब्रेड भी कहते हैं अंग्रेजी में, पान, बेकरी के बिस्किट्स आपके सामने पड़े हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। या आप कोक ड्रिंक पी रहे हैं, इसमें चीनी है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है इसमें। तो जेंटलमैन, ये जब हम कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन्स कि ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैं सांप डब्बी में से एंड पे नहीं निकालूंगा, मैंने सबसे पहले निकाल दिया है कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट्स जो एथलीट्स की हैं वो ये हैं, कितनी, 3 से 12 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। कितनी, 3 तो लैके 12 ग्राम फी किलोग्राम जिस्म का वजन, ये बॉडी वेट जिस्म का वजन। मिसाल के तौर पे एक बंदा है 100 किलो का, ये कैलकुलेशन के लिए मैं इजी कर रहा हूँ। तो 100 किलो का एक बंदा है उसको कितने कार्बोहाइड्रेट्स 24 घंटे के लिए चाहिए होंगे, ये पता होना ज़रूरी है, वरना हमें नहीं पता। वो जैसे मैंने एक मूवी देखी थी एलिस इन द वंडरलैंड, उसमें वो उसको पूछता है स्नेल, बिल्ली को, कि वेयर आर यू गोइंग, तो वो एलिस से पूछता है वेयर आर यू गोइंग, कहती आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही। कहता फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ जाना है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स 24 घंटे में कितने लेने। तो उससे पहले हमें एक और बात पता होनी चाहिए, उससे पहले हमें क्या बात पता होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट अब मुख्तलिफ एथलीट्स की मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे रनिंग एथलीट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, रेसलर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और बॉडी बिल्डर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जूडो कराटे के प्लेयर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, क्रिकेटर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, स्क्वॉश खेलने वाले की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और वेले मैंने बैठने वाले की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और वो सबसे ज़्यादा कार्ब्स खाता है, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ज़्यादा है। सो एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? या दैट्स ग्रेट। सो जेंटलमैन, मैं आपसे ना छोटा सा हम यहाँ पे अभी एक सेशन करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बंदे को कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। मिसाल के तौर पर रेसलर है, उसको 5 से 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे चाहिए। चले हम 7 नहीं करते, हम 5 ग्राम पे फिक्स कर लेते हैं फिलहाल। 100 किलो का रेसलर है, कैलकुलेटर निकालने जरा, कोई बंदा मोबाइल पे खोल ले, एक बंदा, तो 100 को 5 से जरूर देके 500 ग्राम उसकी 24 घंटे का लॉन्स निकल आया। ऐसे ही है भाई, सुन रहे हैं ना मुझे? तो 100 किलो के बंदे के लिए कितने कार्बोहाइड्रेट 24 घंटे के लिए चाहिए? 500 ग्राम। अब 500 ग्राम का मतलब क्या है? मतलब हमें समझना चाहिए। उसका मतलब ये कि कैसे समझेंगे, चावलों की बात की थी भाई ने इधर के, चावल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो अगर हम 100 ग्राम कच्चे चावल लें ना, कितने? 100 ग्राम कच्चे चावल लें, उनको बॉईल कर लें, स्टीम कर लें, पका लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, उसमें कुछ और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ना डालें, प्योर उसको बॉईल करके चले, हम अंडरस्टैंड। तो 100 ग्राम चावलों को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें पता कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं? किसी को पता है? कोई बताएगा? 28 ग्राम। 100 ग्राम चावल लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं? रफली 28 ग्राम, 2 ग्राम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन आप समझ लें कि 28 ग्राम उसमें कार्ब्स हैं।
तो रेसलर को कितने क्या चाहिए थे? 500 ग्राम। जरूरत दें, अब 500 में तकसीम करें, 250 को उससे जरूरत दें, उतने ग्राम निकाल लें। 500 ग्राम कैसे पूरे होंगे? कितने फिर कच्चे चावल चाहिए? 1 किलो के अंदर हो जाएंगे 280 ग्राम। तो इसीलिए तो रेसलर बकरा बकरा खा जाते हैं पूरा। लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं, इफ यू डोंट माइंड। 2 मिनट की है। मैं एक दफा एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, एक दोस्त को चेक कराने के लिए। उधर बॉडी बिल्डिंग की डिस्कशन होगी। कहता यार आप फजूल लोग हैं, आप खाते बहुत हैं। मैंने कहा अच्छा जी डॉक्टर साहब कैसे? कहते यार आप 12 अंडे खा जाते हैं। अच्छा जी। मैं कहा हो सकता है सर हमारी रिक्वायरमेंट हो इतनी। मैंने कहा जी आप कितने खाते हैं? मैं तो 50 अंडों की सफेदियाँ भी खा जाता हूँ ड्यूरिंग जब ट्रेनिंग चल रही होती है। उन्होंने कहा जी लो ये जहालत नहीं तो और क्या है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है कि अंडे की सफेदी में प्रोटीन कितनी होती है? उनको नहीं पता था। मैंने उनको बताया कि वो 3.4 ग्राम रफली होती है उसमें। सो जब उनको कैलकुलेट करके बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन के लिहाज से हम कैलकुलेट करें तो मेरी रिक्वायरमेंट तो निकलती है कोई 200-250 ग्राम। तो 250 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरी होगी? उसके लिए वही 50 अंडे खाने पड़ेंगे, किलो चिकन खाना पड़ेगा, किलो मछली खानी पड़ेगी। सो हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। सो हमें पता होना चाहिए वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाई वी आर गोइंग। सो जेंटलमैन एवरीवन विद मी, सुन रहे हैं मुझे? सो ये रिक्वायरमेंट ऐसे कैलकुलेट होगी। सो मेरा ख्याल है कि अब हम रफली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई अज्यूम दिस। सो इस तरह से हम, और फिर जब ये कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट हो गए तो हमने लेने कैसे हैं? एक ही दफा में खा जाने? नो, ये 24 घंटे के लिए। और 24 घंटों में हमने उनको छोटे छोटे पोर्शंस में खाना है। अब इन पोर्शंस में खाने के लिए ज़रूरी है कि हम टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करें। एक अच्छा कोच और एक अच्छा एथलीट वो होता है जिसे सिर्फ खाना पीना आ जाए और उसे खाने पीने की टाइमिंग का पता हो। मैं इसे सादा तौर पे दोस्तों के साथ ऐसे डिस्कस करता हूँ कि क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त खाना है। ये 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आजम भाई हमें क्लियर? 24 घंटे में अगर आप अगर काम नहीं करवा रहे 24 घंटे में, तो कार के लिए आपको 8 घंटे का सोने का टाइम भी है, किसी के साथ है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि कार आप 24 घंटे की तो रिकवरी करते हैं, कार जो सोने का टाइम उसके अंदर आप कार फिल नहीं करते। यू आर राइट। क्योंकि सोते में हम बातें तो कर सकते हैं, माली खोलिया में चल फिर भी सकते हैं, अमूमन खाते नहीं हैं। ठीक है। तो आसिम भाई इज़ वेरी राइट। हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल सीनियर हैं, हमने इनको देख के बॉडी बिल्डिंग की है आज तक। तो ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं इनके सामने खड़ा बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली सोते हुए तो नहीं खाएंगे। उन 24 घंटों में हम यही बात करने लगे थे आगे। तो मैंने आसिम भाई को देखा कि उनका देखें मतलब PhD हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे हमें कोर्सेज किए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं बात नहीं बताऊंगा तो शायद मुझे समझूंगा कि मैंने अच्छा नहीं किया। कार की जो वैल्यू है, जब हम रात को नहीं सो रहे तो आपने ये बताना कि स्पोर्ट्स जो लोग ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का रद्द अमल क्या है, बाथरूम में गुड इफेक्ट करती है, बाथरूम में प्रॉब्लम ले जाती है। जिस तरह के लोग बॉडी बिल्डर है, पता बॉडी बिल्डर नहीं है, एथलीट्स हैं। अब बॉडी के अंदर फैट स्टोर होगा, कार्ब ज्यादा होगा तो बॉडी में फैट स्टोर होगा तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। ये सारी बातें ये आगे वाली स्लाइड्स में आ रहा है। इसकी 18 स्लाइड्स हैं। तो आसिम भाई मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जिस तरह से सेशन शुरू किया है, यू आर विद मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये बातें करनी है। सो आई थिंक दिस इज माय सक्सेस। सो थैंक यू आसिम भाई। सो ये बातें आगे की स्लाइड्स में आ रही हैं कि बॉडी बिल्डिंग में या बाकी एथलेटिक्स में जब हम इवेंट्स की बात करते हैं ख़ास तौर पे, मैं पहले आसिम भाई के क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं क्योंकि मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, फिर हम बाकी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ख़ास तौर पे जब हम इवेंट्स के अंदर होते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो दरम्यान में थोड़ा थोड़ा टाइम आता है जब हमने कुछ खाना है, मसल डल ना हो जाए। बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। ये एथलीट है, उसको आगे एक रेस खेलने के बाद नेक्स्ट रेस में जो टाइम है, उस टाइम के अंदर उसने क्या खाना है, कितना खाना है, ताकि उसको ब्लोटिंग ना हो, उसको गैस की प्रॉब्लम ना हो। एम आई राइट आसिम भाई? तो ये अगली स्लाइड्स में आ रहा है। तो उसे गैस की प्रॉब्लम ना हो, उसे ब्लोटिंग ना हो, उन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो इश्यूज हैं उनसे बचते हुए उसने बेस्ट परफॉर्म करना है। और इस तरह के मिसहैप्स हमने देखे हैं। आसिम भाई इज वेरी राइट
कि अच्छा वाला लड़का रात को सोया, सारा कुछ खा पी के सुबह फ्लोटिंग हुई पड़ी है, शाही को नहीं नजर आ रही। ऐसे ही आजम भाई। सो आगे वाली स्लाइड में हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो अभी इस स्लाइड का पर्पस ये था कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट अलाउंस कैलकुलेट करना सीख जाए, सादा सा, कुछ भी नहीं करना, ज़रूरत देनी है यार, बस आपको ये पता होना चाहिए चावलों में कितने कार्बोहाइड्रेट है। और ये नेट में पढ़ा है यार सारा कुछ, इसके लिए कोई अलहदा बीए की डिग्री नहीं चाहिए। तो वहाँ से लें, आपको जो कॉमन एशियन फूड्स हैं, गूगल पे लिखें कॉमन एशियन फूड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, वो आपको टेबल दे देगा, उससे आगे पीछे कैलकुलेट कर लें। अगर आपके पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं हैं, अगर पैसे हैं तो जरूर जाएं, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। सो नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स ट्रेनिंग। अब ये यहाँ पे डालने जितने भी रेलिवेंट लगे, लेकिन इतनी रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि उस जो हमने 500 ग्राम कैलकुलेट किया है वो किसको चाहिए इसमें से। ये ट्रेनिंग करने वाले को चाहिए, ये ट्रेनिंग करने वाले को चाहिए, ये ट्रेनिंग करने वाले को चाहिए, ये ट्रेनिंग करने वाले को चाहिए। हो सकता है इसको 200 ग्राम से काम बन जाए, हो सकता है इसको 400 ग्राम चाहिए, हो सकता है इसको 1200 ग्राम चाहिए। सो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं। इस स्लाइड का पर्पस ये है कि यहाँ पर जितने भी एथलीट्स बैठे हैं या कोचेज हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम वर्कआउट किस तरह का कर रहे हैं। सो हाई इंटेंसिटी इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल मीन टाइम, इंटेंसिटी मीन शिद्दत। जैसे शिद्दत से मुराद वैश्यों की तरह ट्रेनिंग। आपने जिम्स में देखा होगा, एक लड़का आता है, वो 4 बजे आता है और रात 11 बजे तक ट्रेनिंग करता है, और 11 बजे भी पूछता है सुबह कितने बजे खुलेगा। ठीक है। आदम साहब इधर बैठे हैं, मुझे इनका एक बड़ा फनी किस्सा याद है। मैं इनके साथ ट्रेनिंग करता था लाहौर ताहिर जिम में, तो 11 बजे हम जिम बंद कर रहे थे, तो एक लड़का था, वासु साहब जी चले हो, तो आदम साहब कहते कि नहीं पर रोटी खा के आ रहे दोबारा। ठीक है। तो अगर आप बहुत इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत बड़ा लंबा और आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे बात कर रहा हूँ, एंड आई रिस्ट्रिक्ट टू माय टॉपिक। सो हाई इंटेंसिटी लो इंटरवल मीन शिद्दत ज़्यादा होगी। ठीक है। जब वेट ज़्यादा डाला हुआ है आपने, लो इंटरवल है, और इंटरवल भी कम दे रहे हैं, यानी स्पीड में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वेट भी ज़्यादा डाला हुआ है। सो दिस इज हाई इंटेंसिटी लो इंटरवल। सो इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जिस ट्रेनिंग में आपकी ट्रेनिंग की शिद्दत भी ज्यादा हो, उसमें आप वक्फा भी कम दे रहे हो बिटवीन द सेट्स एंड बिटवीन द रेपिटेशंस, वो कहलाएगी हाई इंटेंसिटी लो इंटरवल ट्रेनिंग, और उसमें आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं भाई। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज हाई इंटेंसिटी हाई इंटरवल। इंटेंसिटी हाई है, वेट आपने लेग प्रेस पे डाला हुआ है 540 किलो, ठीक है, आप उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन आप बिटवीन द रैप्स और बिटवीन द सेट्स आप इंटरवल ज्यादा ले रहे हैं, आप पूरा प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं। सो दैट इज, एम आई राइट आसिफ भाई? सो दैट इज हाई इंटेंसिटी हाई इंटरवल। इसमें आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इससे थोड़ी कम होंगी। इस स्टाइल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम चाहिए, प्रोटीन थोड़ी ज्यादा चाहिए। ठीक है। लो इंटरवल, लो इंटेंसिटी लो इंटरवल। लो इंटेंसिटी हल्का सा वेट डाला हुआ है, उसको पंप कर रहे हैं मसल को, और लेकिन इंटरवल कम है, हल्का वेट डाल के स्पीड के साथ रेपिटेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आपकी मॉडरेट सी होंगी। वो 7 ग्राम की तरफ आप नहीं जाएंगे, 5 से 7 ग्राम वाली रेंज पे, अपर रेंज पे नहीं जाएंगे, लोअर रेंज की तरफ रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेड है एज पर द साइंटिफिक लिटरेचर। लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटरवल, वेट भी थोड़ा डाला है, और रेप्स के अंदर और सेट्स के अंदर टाइम का वक्फा भी पूरा मनोरंजन के साथ आप ले रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग को, और बस चल फिर रहे हैं, और सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपको भूख अच्छी लगे और खा भी अच्छा लगे। ठीक है। तो आसन भाई हंस रहे हैं, ऐसा होता है ना हमारे आम जीवन में देखते हैं। सो ये डिफरेंट 4 टाइप्स थी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की, और ये सिर्फ जिम की नहीं है। मतलब एक रनिंग एथलीट है, वो स्प्रिंट लगा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? स्प्रिंट वाला इस कैटेगरी में। ठीक है। सो ये
ट्रेनिंग मॉड्यूल। अब हम इस स्लाइड का पर्पज़ ये था कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि मैं किस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा शिद्दत वाला कम टाइम देकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होंगी, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा होंगी। एम आई राइट? एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? बस 15-20 मिनट और लूँगा, प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड। सो ये वो मैंने पहले क्वेश्चन में कवर कर ली ये वाली स्लाइड, सो हम इस पे मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेन सच एज राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न एट्सेट्रा। और फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स का एक ठीक ठाक पोर्शन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की आगे किस्में हैं जिनको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्चेज हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। सो ये ऐसी एक रफ सी आइडिया के तौर पे कि अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसमें शुगर कितनी है, ठीक है। आपने सेब खाया है, 100 ग्राम सेब खाया है ना, अगर इतना का बन जाएगा 100 ग्राम का, तो उसमें 14.5% उसके शुगर कंटेंट है, ठीक है। तो ये स्लाइड है बस ऐसे ही आइडिया के लिए, ये इंफॉर्मेशन आपको नेट से भी बड़ी अच्छी मिल सकती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल गुफ्तगू है, मैं आपको इसको सादा तरीन उर्दू पंजाबी में समझा देता हूँ अगर समझा पाऊँ तो। शेख साहब बैठे हैं, मेरे मौसन हैं। तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, 4 कैटेगरीज में साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया है। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो सिंपल तरीन शुगर यूनिट्स हैं, लाइक चीनी है, ग्लूकोज का डब्बा है, एनर्जाइल का डब्बा है, वो सीधी सीधी चीनी है, ठीक है। तो ये होगी मोनोसेक्राइड, ये टेस्ट में बड़े मीठे होते हैं। डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। डाइसेक्राइड वो जिनमें 2 यूनिट तक जो है वो 2 सिंपल यूनिट मिलके ना, 2 सिंपल यूनिट मिले हो, उसकी शुगर हो तो उसको डाइसेक्राइड कहते हैं। ये मोनोसेक्राइड से थोड़े से कम मीठे होते हैं, सादा तरीन, ठीक है। और ओलिगोसेक्राइड, अच्छा ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, इसका मतलब फ्यू, और फ्यू का क्या, फ्यू का मतलब चंद, थोड़े से, जैसे प्लेट में बिस्किट थोड़े थोड़े बचे हैं, थोड़े से ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में मिले, वो थोड़े से कितने हैं, 3 से 10, 3 से 10 शुगर यूनिट्स जब मिले आपस में, तो जो शुगर वो बनाएंगे या कार्बोहाइड्रेट जो वो बनाएंगे उनको हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ फलों में और सीरियल्स में मौजूद होते हैं, रैफिनोज और स्टैकियोज के नाम से। रैफिनोज इससे थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, ये स्टैकियोज, रैफिनोज से स्टैकियोज थोड़ी कम मीठी होती है। तो सादा तरीन तो यही हम डिस्कस कर सकते हैं ना ही हमने आगे कोई ग्रेजुएशन का कोर्स पढ़ रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि एटलीस्ट हमें पता हो कि मोनोसेक्राइड होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड होते हैं, कुछ ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और कुछ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बड़े अहम है जिसकी हम अभी बात करने लगे। ये हम बहुत खाते हैं, ख़ास तौर पे तैयारी के दिनों में। सलाद है, ठीक है, और वैसे मैदा भी इसमें आता है, ठीक है, मैदा और ग्लाइकोजन। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक डाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड है, एक अनडाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड है। डाइजेस्टेबल में आ जाएगा स्टार्च, यानी मैदा शैदा आटा ये चीज़ें, और ग्लाइकोजन जो है ये हमारे अमूमन एनिमल बॉडीज़ के अंदर स्टार्च की ही किस्म होती है, मिलती जुलती, सिर्फ ब्रांचिंग का फ़र्क होता है। इसकी साइड ब्रांचेस जो हैं ग्लाइकोजन की ज़्यादा होती हैं। तो अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स में फाइबर सच है ये जो हम छिलका पीते हैं, ठीक है, और बाकी सैलेड वगैरह खाते हैं जो सच निकल आए बाहर, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेबल फाइबर है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, स्टार्चेस कौन से हैं। आई थिंक हमें अब इस पे खपने की ज़रूरत नहीं है। फाइबर भी बता दिया, इनसॉल्युबल सॉल्युबल दोनों बता दिए। व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन फॉर इन ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट करते क्या है इंसान की बॉडी के अंदर, या इवन एनिमल की बॉडी में भी, इंसान भी बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। सो दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इनके अंदर ज़्यादा दिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम है,
कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी, बड़ी बात लिखी है उसने। दे एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स। ये अहम बात है कि ये बॉडी में एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट्स। जो पोस्ट रिकवरी है मसल्स की एनर्जी और ग्लाइकोजन के लिए, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, कोई भी ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जूडो कराटे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एथलीट रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, उस वक्त मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा है तो मसल ग्लाइकोजन भी यूज़ हो रहा होता है। सो मसल ग्लाइकोजन रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, उनको रिप्लेनिश करना ज़रूरी है, अदरवाइज मसल की टोन ख़त्म हो जाती है। मसल वो पंजाबी जी कहते हैं लिथर उर्गा होया है। हमारी ये टर्म्स हैं, हमारे जो कोचिज़ हैं, और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोचिज़ हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो कि उनमें को पढ़ा लिखा ना भी हो बट दे अंडरस्टैंड। उन्होंने मिस्टर पाकिस्तान तो तैयार किए हुए हैं ना, जैसे पाकिस्तान ग्रीन बोला लेकिन एटम बम तो है ना, पता नहीं उसका फायदा है कि नहीं। सो हमारे जो कोचिज़ हैं बेशक अनपढ़ होंगे बट दे नो व्हाट इज माइंड मसल कनेक्शन। मुझे आज से 23 साल पहले मेरे कोच ने माइंड मसल कनेक्शन समझाया और लोग अब बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा पुत्र गिनती पूरी ना कर, शीशे के खड़ा हो गए, अखा बंद कर ले और उस मसल ਨੂੰ सोचने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो दिस इज माइंड मसल कनेक्शन। उसने मुझे उस वक्त बताया और अब बातें हो रही हैं मसल माइंड कनेक्शन के ऊपर। सो हमारे कोचेस दे अंडरस्टैंड, बस वो ज़रूरत है थोड़ी सी उसको कोऑर्डिनेट करने की, उसको अलाइन करने की नॉलेज के साथ, करंट नॉलेज के साथ, जो इस आज के सेशन का पर्पस है। सो अब हम आगे चलते हैं। सो दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स, हेल्प कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, पार्टिसिपेट इन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प विद फर्मेंटेशन। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें हैं। सादा तरीन बात यह है हमारे समझने वाली और कोचिज़ के समझने वाली, जब हम लोहे के साथ खुल के आए हैं या हम अपना वर्कआउट करके आए हैं तो हमें अपने मसल को रिकवरी के लिए प्रोटीन नहीं देनी उस वक्त फौरी तौर पे। पे प्रोटीन भी ठीक है लेकिन मेनली उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए टू रिप्लेनिश। अब बॉडी बिल्डिंग की साइंस थोड़ी डिफरेंट है, बाकी एथलेटिक्स की साइंस थोड़ी डिफरेंट है। मैं सारी गेम्स की बात कर रहा हूँ और जब बॉडी बिल्डर तैयारी कर रहा है वहाँ पे और ज़्यादा चूजी है। हम वहाँ पे हो सकता है कार्ब लें ना, बिल्कुल भी आफ्टर ट्रेनिंग भी ना लें, वो डिपेंड करता है टाइम पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात है कि सबसे जितने भी वर्ल्ड वाइड के प्रोफेशनल्स हैं वो रिकवरी मील में लेते ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ पे हमारी जो बॉडी बिल्डिंग पीछे है उसकी रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दिया जाता है। और दूसरी बात ये जो एनर्जी सोर्स के अलावा जितनी भी न्यू मिथ्स हैं पुरानी आप चले जाओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये सर लेक्चर से फारिग हूँ तो बट साहब मैं आपसे 10 मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग कोर्स करने आया न्यूट्रिशन के बारे और कोचिज़ के बारे, तो उसको मैं अपने तरीके से, आप अपने डॉक्टर तरीके से करेंगे बात, मैं 10 मिनट ज़रा देसी तरीके से बात करूँगा। Sure. As you like and as Shahzad Bhatt sahab like. So thank you very much for your views. और ये मैं इसलिए उनको दे रहा हूँ because he is a senior athlete और ये उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनका रिगार्ड भी है और and they know and he knows many things. So मेरा डेफिनेशन हो गई है क्या चाहिए इनको। एक और बात है what carbohydrates do in our body के नाम पे। So besides fueling your body for exercise, carbs help prevent muscle loss and enhance muscle recovery। ये बात जो अभी कर रहे थे आसिम भाई जो बात कर रहे थे, अब रॉनी कॉलमैन को और बाकी के बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं ना जो प्रो स्टेटस के हैं, वो ट्रेनिंग करने के बाद ना मैनी के बड़ी उन्होंने चिप्स पाई होती है ट्रे च, फिंगर फ्राई वो कैचअप है जो डोल रहे होते हैं जो फ्री मिलियाँ ने, उनको वैसे मिलती थी फ्री है, हमें पैसे खर्चने पड़ते, तो वो काफ़ी ज़्यादा कैचअप डाल रहे थे, खाई जा रहे हैं। हम कार्ब्स के पास से भी नहीं गुजरते। हमारी एक मिथ बनी हुई है, जैसे सर ने भी लेक्चर दिया था वेट लॉस एंड गेन के ऊपर मिथ्स, तो यहाँ पे मिथ्स कुछ हैं जिनको ब्रेक करना जरूरी है। सो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी बॉडी को रिफ्यूल करना जरूरी है, ठीक है। वो एक स्टेज आती है 2-3 दिन की जिसमें हम मसल ग्लाइकोजन को एक दफा खत्म करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मसल ग्लाइकोजन को खत्म करके फिर प्री कंपटीशन 2 दिन पहले 24 से 36 घंटे पहले हम उसकी कार्ब लोडिंग भी करते हैं। वो खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म किए और उसके बाद चल मेरे अल्लाह में लीग टुड़े चल कंपटीशन हार जाता है। सो कार्ब्स लोडिंग करनी पड़ती है उसमें भी। सो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। एवरीबॉडी विद मी, लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।
So consuming enough healthy carbs. Yeah, thank you. Consuming enough healthy carbs with the majority of complex carbs will provide the energy required to optimize physical performance for the resistance training. अब बॉडी बिल्डिंग जो है ना, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं आप साथियों से गुजारिश करूंगा ये अंग्रेजी के 3 लफ्ज़ याद कर लें मेरी गुजारिश के ऊपर. What is bodybuilding? It's a resistance training. It's a resistance training. So it's adhan, and I'll get a small break for that. Adhan is over, and with your permission, may I continue? May I continue? Thank you. So हम यहाँ पे थे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर. बॉडी बिल्डिंग क्या है? सिर्फ 3 लफ्ज़ मेरी रिक्वेस्ट पे याद कर लें. 3 लफ्ज़ क्या जाता है आपका याद? मेरी गुजारिश पे. इट्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. भाई ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है. हम बॉडी को रेजिस्टेंस देते हैं, बॉडी को रेजिस्टेंस देते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में चूँकि अल्लाह ताला ने बॉडी को लक़द ख़लक़नल फ़ी अहसनी तक़वीम बेहतरीन सांचे में बनाया, तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है. बॉडी मजबूत होती है उसके अगेंस्ट. कोरोना के दिनों में भी लोगों ने कहा था, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, ओए जिम चले जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, जिम ट्रेनिंग करो, भावे कल्ले कल्ले ही करो. ठीक है. सो बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है टू द रेजिस्टेंस. बॉडी को जब रेजिस्टेंस दी जाती है, बॉडी उसको फाइट बैक करती है. ठीक है. और मैंने इब्नुल हशम की किताब में पढ़ा था कि ये तबीब नहीं है जो आपको ठीक करता है, ये फिजिशियन तबीब नहीं है जो आपको ठीक, ये आपकी तबीयत है जो आपको ठीक करती है. और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी तबीयत बेहतर होती है. अगर आपको उससे पहले कोई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर या उसका मसला नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट्स, इवन वॉक भी उसके हिसाब से मैनिपुलेट होगी, लेकिन होगी ज़रूर. सो बॉडी बिल्डिंग क्या है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. बाकी की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें भी हम बॉडी को रेजिस्टेंस ही दे रहे होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये थोड़ी यार टिपिकल वो अखड़ सी साइंस है. चूँकि अंग्रेज़ों ने सारा ये नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर किया है, तो हमारी मजबूरी है इसको इसी तरह लिखना. तो एक बात याद रखें, 2-3 बातें जो पहले गुजारिश की उनके साथ. एटीपी एक चीज़ होती है, ठीक है, वह एटीपी ही याद रखना है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको. एडीपी भी होता है, जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? उसके साथ एक फॉस्फेट का जो है वो आयन अटैच होता है, और वो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, और उसमें आयन अटैच होने से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है एक्स्ट्रा. वो इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी है. अगर हम अपनी बॉडी को काटेंगे, काटने से बड़ा ये नहीं भाई कटन ना बह जाना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके यूनिट के ऊपर, एनर्जी यूनिट के ऊपर जाएंगे. मैंने एनर्जी मेटाबॉलिज्म के कोर्सेज पढ़े हैं. जब आप एनर्जी के हवाले से बॉडी को ट्रिकल डाउन करते करते अखीर में जाएंगे, तो एक चार्ज बचता है, सिर्फ एक चार्ज बचता है, जिसपे एक शेर भी है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब. वो मुश्ताक साहब की मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बुक है, उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है, मैंने 2099 में पढ़ा था. जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब. जिंदगी क्या है? अनासर में आइंस, अनासर में ज़हूर तरतीब. भाई उनके अंदर तरतीब का एक ज़हूर जो कुन फयकून से मुमकिन हुआ. रब ने कहा कुन फयकून, तो अनासर एक तरतीब में आ गए. और ज़िंदगी क्या है? अनासर में एक ज़हूर तरतीब. और मौत क्या है? उन्हीं अज्जा का परेशान होना. मतलब मर तो बंदे ने जाना ही था यार. हैरानगी इस बात की, इतनी बड़ी शय जिंदा कैसे थी. सो जब आप एंड पे एनर्जी के लिहाज से बॉडी को देखते हैं, तो सिर्फ एक चार्ज बचता है जो ज़िंदगी और मौत को डिफ्रेंशिएट करता है, और वो चार्ज है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. भाई गोरे ने इजाद किया तो वही नाम रखेगा ना. सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और इलेक्ट्रॉन का फर्क है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का. सो इस तरह के काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं. दैट इज एक्टिव एनर्जी फॉर्म इन द बॉडी कॉल्ड एटीपी. सो एटीपी 3 एक बॉडी के अंदर मेजर सिस्टम्स है जो पैदा करते हैं. एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है. और मैं इतना ही बताऊंगा, इस पे आगे बड़ी फजूल सी साइंस है. बड़ी फजूल नहीं है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये हमारे स्कोप से तरफ बियॉन्ड चली जाएगी. अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम उधर साइड पे बैठ जाएंगे एंड विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम. सो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इन ह्यूमन बॉडी.
ह्यूमन बॉडी में इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, आपकी अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स क्या मौजूद हैं? मेरा सवाल है, मैं किसी से पूछना चाहूँगा, सिर्फ छोटा सा रिस्पॉन्स मैं उससे पूछूंगा जिसे नहीं आएगा। सर, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इस वक्त हैं? हाँ जी, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, शाबाश, गुड। और ब्लड ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड के अंदर। वेरी गुड। और नहीं दिया है, लो मैं जीत गया। सो इसमें 3 सोर्सेज जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के। नंबर 1 ब्लड ग्लूकोज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नंबर 2 मसल ग्लाइकोजन, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि ग्लाइकोजन रिजर्व्स को बॉडी बिल्डिंग के आखिरी पीक डेज के अंदर, पीक वीक के अंदर एक दफ़ा खाली करते हैं, फिर उसको मसल को कार्ब लोडिंग के साथ करते हैं, तो वो मसल ग्लाइकोजन। आपकी बॉडी में इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ हैं? खून के अंदर, आपके पट्ठों के अंदर ग्लाइकोजन की, और आपके जिगर के अंदर लिवर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो जब हम कार्ब्स को कट डाउन करते हैं तो बॉडी उन रिजर्व्स को यूज करती है। बॉडी उन, एक यहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आज तक मैंने जिससे भी बात की 100% मुझे किसी ने सही जवाब नहीं दिया। उसमें बड़े बड़े टेक्निकल लोग भी शामिल हैं, ऑल्दो वो बड़े लिटरेरी लोग थे, बट अमूमन कंफ्यूजन्स रहती हैं। ऐसे उसमें ये बात नहीं है कि मतलब अगर एक चीज़ का जवाब नहीं, बट बाद बात हमारा वो एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसको उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप जिस तरह से बैठे हैं यहाँ पर, आपकी बॉडी का कौन सा रिजर्व यूज हो रहा है? फैट यूज हो रही है, ग्लूकोज यूज हो रही है, या बॉडी का मसल यूज हो रहा है? बॉडी किसको खा रही है अगर आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे? यार आपने सही बता देना, आपसे नहीं पूछा सर। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड यार, जबरदस्त, बहुत आला। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, तो ज्यादा प्रोपोर्शन में बॉडी इस वक्त फैट्स को खा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम में खा रही है, बिकॉज जो आपके कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स हैं वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स हैं और अल्लाह ताला ने रखे हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए। जब आपने दौड़ना है, भागना है, वेट ट्रेनिंग करनी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके उस वक्त ज्यादा यूज होने शुरू हो जाएंगे, फैट कम यूज होनी शुरू हो जाएगी। अब आप वेले बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है बाहर से, तो बॉडी अपने फैट्स को काटेगी, आहिस्ता आहिस्ता उनमें से एनर्जी निकाली जाएगी, क्योंकि फैट को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कीटोन बॉडीज बनती हैं बॉडी में, फिर उससे एनर्जी निकलती है। सो ये लंबा प्रोसेस है। तो बॉडी फिर जब वेली बैठी है तो वो हौली हौली लगी रहती है, टुक टुक करने यूनुस खान की तरह, ठीक है, 500 गेंदों पे 50 रन। लेकिन जैसे ही आप शाहिद अफरीदी बनते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में आते हैं, लड़ाई हो जाती है, सोनमुखी हो जाता है, भागना है, दौड़ना है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, गाइडन की फिजियोलॉजी में लिखा है फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, उसमें बॉडी शिफ्ट करती है फ्रॉम फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, और सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज को यूज करेगी। इतनी देर में पीछे को मसल से उसका ग्लाइकोजन यूज होकर लैक्टेट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और लैक्टेट से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर वो अपने लिवर रिजर्व्स को भी यूज कर लेगी। सो जब हम वेले बैठे हैं तो बॉडी फैट्स को ज्यादा यूज कर रही है। मतलब ये ज़हन में रखिएगा, हम वेले बैठ के भी वेट लॉस कर सकते हैं, बट उसमें फिर हमें बहुत जो है वो, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, हमें बॉडी को हेल्दी वे में, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ले जाना पड़ेगा। वेले बैठ के भी वेट लूज होता है, बात नहीं है, ट्रेनिंग के साथ भी होता है। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम थोड़ा सा तेज करें, ताकि जो कैलोरिक आपका बर्निंग है कैलोरी की, वो जरा तेज हो जाए, बस, दैट्स इट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वेट लॉस एंड वेट गेन। ये प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बता दी, मेरी ज़रूरत नहीं है इस पर मजीद बोलने की। ईटिंग ऑल द डे इवेंट्स, अब मैं ना ये 4-5 स्लाइड्स हैं लंबी, मैं इनको शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद एंड है, ख़त्म है। सादा तरीन ये स्लाइड्स हैं कि इवेंट चल रहा है, रेसेस चल रही हैं ओलंपिक्स की, तो जो प्लेयर है उसने क्या खाना है बिटवीन दी रेसेस, बिफोर दी रेसेस, एक रेस के बाद दूसरी रेस तक। इसका सादा तरीन असूल ये होता है कि आपने, मिसाल के तौर पे एक रेस हुई, दूसरी रेस में 1 घंटे से कम टाइम है, तो आपने क्या खाना है? मैंने देखा है हमारे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स में लड़के 1 घंटा रह गया आसिफ भाई क्लास चढ़ने में, और वो मछली, अंडे और चिकन खा रहे होते हैं। कोई एक सियाना बंदा नजर आता है जो को केले शेले खा रहा हो,
उसको लोग बेवकूफ समझ रहे होते हैं, अकेले खाई जा रहे हैं। सो अगर 1 घंटे से कम है भाई, तो वो मछली और चिकन को तो मैदा हजम करके ब्लड में जाना ही कुछ नहीं, तो आप किसको फिल कर रहे हैं फिर? आपने तो मसल का ग्लाइकोजन रिजर्व जो है वो रिफिल करना है, जैसे टूनर को रिफिल करते हैं प्रिंटर के। आप उसके अंदर जो है वो चीजें डाल रहे हैं जिनको 3 घंटे लग जाने खून तक पहुंचते, और घंटे बाद आपने स्टेज पे होना है। सो 1 घंटे से कम टाइम हो तो आपने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लेने हैं। लाइक आप आजम भाई ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खा लें, ठीक है। आप अगर दलिया से ओट्स का बना के लेके आए हो हैं साथ, या आपके पास वो राइस केक्स होते हैं, ठीक है, आप वो खा लें ड्राई फॉर्म में। लेकिन ड्राई फॉर्म के साथ थोड़ा सा पानी भी चाहिए, बिकॉज कार्ब्स को एब्जॉर्ब होने के लिए और आगे मसल का ग्लाइकोजन कंटेंट बनाने के लिए पानी चाहिए उसको। अगर बाहर से नहीं लेंगे तो कुछ वो, अब बॉडी बिल्डिंग में हम ये करते हैं कि हम एक्स्ट्रा पानी नहीं पीते, आसम भाई नो उसकी ब्लोटिंग हो जाती है, तो हम वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो है वो सॉल्ट टुगेदर डिफरेंट है, हमने बॉडी की कंडीशनिंग के ऊपर जीतना या हारना है। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं प्रो स्टेटस के ऊपर, जो है वो बड़े मुकाबलों में 1 हफ्ता पहले बिग रैमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रहा है, आखिरी दिन वो बुझ गया, खत्म हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। क्या वो पीक डेज जो है उनमें गलती करते हैं, कंडीशनिंग को खराब करते हैं। ज्यादा पानी हमने नहीं पीना, हम नहीं पी सकते बॉडी बिल्डर्स, लेकिन बाकी एथलीट जब अपने कार्ब्स लेंगे, 1 घंटा अगली रेस में है, कार्ब्स ले रहे हैं तो उसके साथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर भी लेंगे ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो बॉडी में। ज्यादा पानी भी नहीं लेंगे, उधर ही शिकार के टाइम पे आपको पता ही है पंजाबी की एक जबरदस्त मिसल है, पेट खराब हो जाए और शिकार के टाइम उधर से रेस शुरू है, उधर से आगे जी मैंने तो वॉशरूम जाना। सो यस, ऐसे भी होता है। सो ज्यादा पानी नहीं पीना, बट 1 घंटा है आपकी अगली रेस में, एक रेस के बाद तो आपने प्लेयर ने सॉल्युबल कार्ब्स लेने हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें और रूह अफ़ज़ा का गाढ़ा सा शरबत बना के पी ले यार अगली रेस से पहले। लेकिन कोशिश करें कि उसमें कैफीन ना हो, उसमें स्टिमुलेंट्स ना हो, क्योंकि स्टिमुलेंट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं स्टमक को। अगर स्टमक उस वक्त डिस्टर्ब हो गया आपका, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो 1 घंटे से 1 घंटा अगर, तो आप उसमें प्योरली क्या लेंगे, सॉल्युबल कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर जेल, जैसे वो उसकी खीर बना लें आप, दलिए की जेल बनी हो पूरी। वो जेल का मतलब यही होता है, जेल का मतलब ये नहीं ट्यूबां ग्लूकोज दियाँ पीनियाँ शुरू कर दी, मतलब दलिया आपने पकाया ऐसे है कि उसकी जेल बन गई है, वो जेल ही है ना यार, उस फॉर्म में लें ताकि वो 1 घंटे के अंदर आपके खून में हो। यू गॉट माई पॉइंट, एम आई क्लियर? थैंक यू। सो अगर 2 घंटे हैं इवेंट के अंदर, तो फिर आप देखें कि 1 घंटे के अंदर कौन सा खाना हजम होकर खून में चला जाएगा, ताकि वो दूसरा घंटा पूरा होते होते वो चीज़ें आपके खून में हो। तो फिर उसमें आप क्या करें, उसमें आप थोड़ी प्रोटीन ऐड करें मील के अंदर, लेकिन प्रोटीन किस फॉर्म में, वो तिक्का ना हो, प्रोटीन किस फॉर्म में हो, आप वे प्रोटीन थोड़ी सी यूज़ कर लें, ठीक है। बाकी उसका मेजर पोर्शन वही रहेगा सीरियल्स का, ग्रेन्स का, और ग्रेन्स ज़्यादा भी नहीं लेने। बॉडी बिल्डिंग में एक और मसला होता है, हम डाइट कर रहे होते हैं और अचानक से जब कार्ब लोडिंग शुरू करते हैं तो हम उसमें स्टार्चेस लेते हैं, तो कुछ स्टार्चेस कुछ लोगों को सूट नहीं करते, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो जिन लोगों को जिस किस्म के कार्ब्स के साथ इशू हो गैस का, वो वाले ना ले, बाकी ले। वो हर बंदे की एक अपनी बायोकेमिकल की इंडिविजुअल इज डिफरेंट, जैसे फिंगरप्रिंट के हिसाब से है ना, तो बायोकेमिकली भी हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री का और फिजियोलॉजी का और डाइजेशन का पता होना चाहिए कि मैं आलूओं के ऊपर चीज़ डाल के खाऊंगा ना, अगर चीज़ पनीर, तो मुझे गैस का प्रॉब्लम हो जाना, तो मुझे ये नहीं खाने, सादा आलू में खा सकता हूँ। सो हमें पता होना चाहिए। सो इवेंट से पहले नई चीज़ कभी ना ट्राई करें, जिसके साथ आप, जिस सोर्स के साथ आप एक्लिमेटाइज हैं, एक्लिमेटाइज कहते हैं कि आप आती हैं, आप वो चीज़ यूज़ करें, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने बता दिया एज ए गाइडलाइन के जी उसमें चावल भी हो सकते हैं, दलिए की खीर भी हो सकती है, चीनी कम रखें वैसे उसमें, ठीक है। तो ब्रेड के ऊपर कुछ हैम शैम लगा के भी आप खा सकते हैं, अगर 2 घंटे हैं, साथ वो खाएंगे लेकिन साथ थोड़ी प्रोटीन। अगर 4 घंटे हैं अगली रेस में, तो फिर आप उसमें थोड़ा चिकन टिक्का खा सकते हैं, साथ आप बाकी कार्ब्स आप वही लेंगे उसी तरह से, लेकिन आप थोड़ी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। बनानास आर दी बेस्ट। सो ये थी जनरल गाइडलाइन के ऑल डे इवेंट जो है हमारा। सर नेक्स्ट प्लीज।
ऑल डे इवेंट जो है हमारा, हम उसमें क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन प्लीज सर, आखिरी स्लाइड पे देखें। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, ना खाएं घंटे में, घंटे का तो हमने कहा ना खाएं। क्यों लेनी है, जरूरत ही नहीं है। पाउडर नहीं है तो फिर आप ना लें, क्योंकि बाकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन्होंने जब टूट के अमीनो एसिड्स बनने हैं ना, अच्छा अमीनो एसिड नहीं होते यार, अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जब वो अमीनो एसिड्स बनने हैं ना तो उसको तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाना। तो आप घंटे अगर रहता है तो कभी भी ना लें प्रोटीन, जरूरत नहीं है प्रोटीन की। इवेंट वाले दिन इवन सीनियर कोचेज और बॉडी बिल्डर्स बैठे हैं, उनको पता है कि इवेंट वाले दिन वो कहते हैं प्रोटीन ले ही ना, जरूरत क्या है? ठीक है? एनी क्वेश्चन?